हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं हूं कृपा शंकर पांडे, आपका स्वागत करता हूं आज इस सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप के इंटेंसिव सेशन में। राइट, इस सेशन में हमारे साथ हैं श्री ऋत्विक कुमार शुक्ला, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क रह चुके हैं और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत ही विद्वान इंसान है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2022 में मेरे बैचमेट रहे हैं। इन्होंने बीए एलएलबी किया हुआ है 2022 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में ये डायरेक्ट पहले ही अटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्कशिप को इन्होंने ज्वाइन किया और 2 सालों तक इन्होंने सर्व किया है और अब ये वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेजेंडरी पर्सन। और अब चलते हैं, इनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्कशिप के एग्जाम को कैसे हमको टैकल करना है, उसको हम कैसे अप्रोच करें और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन बेझिझक होकर के बहुत ही बेबाकी से पूछना है और उतनी ही बेबाकी से ऋत्विक शुक्ला जी आंसर करेंगे। चलिए हम स्वागत करते हैं और बुलाते हैं ऋत्विक शुक्ला जी को। ऋत्विक जी, ऋतिक ठीक है। शुक्ला हमारे बीच आ चुके हैं। अब ऋतिक शुक्ला जी, आप लोगों को जो कुछ भी आपके मन में डाउट होगा, जो कुछ भी आप पूछना चाहोगे, जो कुछ भी कहना चाहोगे, ऋतिक शुक्ला सब कुछ टैकल कर देंगे। मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप से रिलेटेड ही नहीं, कुछ भी। ठीक है। नाउ द डायस इज ऑफ ऋतिक शुक्ला। गो अहेड ऋतिक। थैंक यू कृपा। देखिए, पहले तो एग्जामिनेशन जब मैंने दिया था तो मेरे लिए मतलब उन्होंने पूरा नया पैटर्न सेट किया हुआ था। सो या इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और अभी जब आप लोग एग्जाम देंगे, हो सकता है कि आपने पहले भी दिया हो, बट अगर नहीं दिया है तो आपके लिए भी वैसा ही एक्सपीरियंस होगा जैसा मैंने पहली बार दिया था तो मेरे लिए रहा था। तो अभी तक अगर आपने जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट देखा हो तो मैं प्रिज्यूम करके चलता हूँ कि आपने अभी उसका फॉर्मेट नहीं देखा है, और मैं उस प्रिजम्पशन के बेसिस पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो पेपर में दो सेक्शन पर्टिकुलरली आते हैं, दो पार्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। पहला पार्ट होता है जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं जिनको आप रोट लर्निंग या फिर कुछ भी आप रट के जाके उसको सॉल्व कर पाए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा लॉ का अगर नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करके आप तब उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं और उन पैराग्राफ्स के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उनका एनालिसिस सही से कर पाओगे तब आप उनके आंसर दे पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे ही उतने ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उसमें आपके कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, माइनस मार्किंग, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर्स एंड +1 फॉर द राइट आंसर। ये पार्ट होता है। सब्जेक्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, इन सारे के सबके क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही जो भी करंट लीगल डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पहले पेपर में एक सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि चूंकि पूरी तरह एनालिटिकल है और उसके बाद आपकी माइनस मार्किंग भी साथ में हो रही है, तो कट ऑफ का जो सीन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आपको 60% मार्क्स तो लाने ही लाने, उसके ऊपर भी कट ऑफ चली जाती है। लास्ट टाइम 60% के अलावा भी कट ऑफ गई थी, और अगर आपने पहले पेपर की कट ऑफ नहीं क्लियर की है तो आप पेपर टू की आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। ठीक। अब यहाँ पे आता है हमारा पेपर टू। पेपर टू आपका लगभग 3.5 घंटे का होता है। पेपर वन आपका 2.5 घंटे आपको मिलते हैं और इसमें 3.5 घंटे लगभग आपको मिलते हैं। 1 घंटे का बीच में गैप होता है। 3.5 घंटे में आपको एक ब्रीफ बनानी है, आपको साथ में एक रिसर्च मेमो बनाना है और एक एनालिटिकल क्वेश्चन होगा वो आपको अटेम्प्ट करना है। ब्रीफ मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि उस पर लगभग लगभग 150 मार्क्स, हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट पेपर उसमें आते हैं। ब्रीफ मेकिंग में क्या होता है कि आपको एक फाइल दी हुई होती है। अब अगर आप लोग पहले प्रैक्टिस किए हुए हों तो आपको एक फाइल का आइडिया होगा। मैं इस प्रिजम्पशन पे चलता हूँ कि आपको अगर उतना आइडिया नहीं है, आपने कभी पहले ड्राफ्टिंग नहीं करी है, तो हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई थी चीजें, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग मैंने उतनी पहले से करी नहीं थी और वो एक पर्टिकुलर फाइल ऐसी मिली थी जो सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का नहीं लगता। दैट इज वेरी पॉसिबल आपको भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जो आपको इंटरेस्ट का ना हो। सो व्हाट विल यू डू इन दैट सिनेरियो? सबसे बेसिक चीज पे आते हैं।
सबसे बेसिक चीज होगी एक फॉर्मेट। वो फॉर्मेट जो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो वो पूरा पोर्टल है उस पे आपको मिल जाएगा। उस पोर्टल को देखेंगे आप, जब उस फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि मस्ट हो जाती हैं एक पर्टिकुलर ब्रीफ में। अब ब्रीफ के लिए यूं तो हम लोग जब यहाँ पे किसी भी जज के अंडर में काम करते हैं तो हर जज का अपना एक फॉर्मेट होता है। उनको वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चीजें चाहिए होती हैं। उनको कुछ जजेस ऐसे होते हैं जिनको कि जो भी फाइल है उसमें सब कुछ डिटेल्स के साथ में चाहिए होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बस समरी चाहिए होती है, केवल 3 सवाल उनके होते हैं। कौन आया है हमारे पास, किस लिए आया है, और वो हमसे क्या चाहता है। जस्ट दीज 3 क्वेश्चंस। केवल यही 3 क्वेश्चन से वो जितने भी यहाँ पिटीशन हमारे सुप्रीम कोर्ट में है वो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में ब्रीफ बनाने की, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दे रखा है आपको स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने अगर कभी ड्राफ्टिंग की ही नहीं है तो आपको एग्जैक्टली आइडिया कैसे लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको उस पर्टिकुलर फाइल में, क्योंकि 500 के पेजेस की फाइल हो सकती है, यूं तो इसमें तो आपको 30-40 पेज के ऊपर की फाइल नहीं मिलेगी, बट एक फाइल 1000, 1500, 2000 पेजेस की हो सकती है। हमारे पास एक बार एक पर्टिकुलर केस था, उसकी फाइल आई हुई थी। वो एक फाइल करीब 1500 पेज की थी और वो उनमें कुल मिला के 6 ऐसी वॉल्यूम्स थी। अब आप सारी के सारी फाइल्स तो पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम आपको होता नहीं है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जस्ट एक रात पहले या थोड़े से टाइम में ही कवर करनी होती है। क्या करेंगे आप कुछ स्पेसिफिक चीजें देखेंगे। आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो केस आया हुआ है आपके पास में, इसमें जो इमीडिएट जो इम्प्यून्ड जजमेंट कहते हैं, जो जिस कोर्ट्स के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर पिटीशन पड़ी है, ये कोर्ट ने क्या कहा था, उसने क्या रीजनिंग ली थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये जो मैटर था उसमें उसने क्या बोला था, कौन सा ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था जिसको कोर्ट आंसर नहीं कर पाई थी। क्या ऐसा एरर दिख गया जो तुम्हारा पिटिशनर जो है उठ के आ गया कि नहीं भाई ये जो चीज लिखी गई थी गलत थी। अब यहाँ पे जब पिटिशनर आएगा तो एक और इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। पिटिशनर कभी भी अपने क्लाइंट के अगेंस्ट कुछ लेके नहीं जाएगा। पिटिशनर हमेशा अपने फेवर की बात करेगा जाके। तो जब भी पिटीशन आपके हाथ में होगी, वो सिविल पिटीशन हो सकती है, वो रिट पिटीशन हो सकती है, या सिविल अपील या क्रिमिनल अपील, कुछ भी हो सकती है, कोई भी पिटीशन आ सकती है आपके पास। इस पर्टिकुलर पिटीशन में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि मतलब अब पिटीशन में जो भी चीजें होंगी वो या तो क्लाइंट के अगेंस्ट जाएंगी या तो फेवर में जाएंगी। लेकिन जो आपका पिटिशनर होगा वो हमेशा अपने फेवर वाली बातें करेगा। हर चीज वो जो लिखेगा वो हर चीज अपनी फेवर में बताएगा। अब आपको तो दूसरी भी कहानी जाननी है। दूसरी कहानी आपको पता चलती है इम्प्यून्ड जजमेंट। जो इम्प्यून्ड ऑर्डर होगा उसमें लिखा होगा कि दूसरा जो पार्टी था उसने क्या बोला। आपको जो पिटीशन होगी उसमें आपको लिस्ट ऑफ डेट्स मिल जाएंगी, बट लिस्ट ऑफ डेट्स सिनॉप्सिस जो चीजें उसमें लिखी हुई है वो ये तो अपने हिसाब से लिखा होगा, बहुत चांसेस, बहुत क्या टोटल वही चांस। तो जो दूसरी पार्टी होगी उसकी जो बातें होंगी वो आपको इम्प्यून्ड जजमेंट में मिलेंगी। या अगर वो लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से भी उठ के आ रहा है कोई मैटर, तो उसमें जो पिटी उसके पास जो मतलब जो वो ऑर्डर होगा या डिसीजन होगा उसमें से चीजें आपको उठानी होंगी। आपको उन फाइलों को थोड़ा थोड़ा देखना होगा, आपको वो पॉइंटर्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि आपके जो फॉर्मेट था आपने जो अभी स्टार्टिंग में चुना हुआ था उसमें आप फिलअप करें। इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक स्केलेटन मिला हुआ है और आपको वो जो पॉइंटर्स हैं वो फाइलों में से ढूंढ के निकालने हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी साइड टिल्ट नहीं होना है, क्योंकि जब आप एज एक ब्रीफ बना रहे होते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो आप एक जज के लिए ब्रीफ बना रहे हो। जो जज है, जज को दोनों साइड्स को बराबर देखना है। जज बराबर तब देख पाएगा जब आप जो ब्रीफ उसको दे रहे हो वो दोनों साइड की जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सरकमस्टेंसेस हैं वो सामने रख पाए उनके। तो आप जब ये दोनों साइड्स प्रॉपरली उनके सामने रख पाओगे तब आपकी ब्रीफ बढ़िया बनेगी, बैलेंस्ड बनेगी। वो बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रिसर्च मेमो से लेके। रिसर्च मेमो इज ऑल अबाउट रिसर्च, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिसर्च ही करते हैं। हमें अलग अलग केसेस में जो जजमेंट्स लिखी जाती हैं, जो कोई भी ऑर्डर्स आते हैं, उनके लिए रिसर्च करनी होती है। वो रिसर्च किसी टॉपिक को लेके हो सकती है, वो रिसर्च किसी प्रॉब्लम को लेके हो सकती है, किसी भी टाइप की रिसर्च हो सकती है। अब इस रिसर्च के लिए आपको क्या मिलेगा इसमें, आपके जो भी ये आपको पेपर रहेगा उसमें, तो उसमें आपको मिलता है कुछ जो आपके स्टैट्यूट्स हैं वो मिल जाएंगे, उनकी थोड़े थोड़े एक्सर्प्ट्स मिल जाते हैं आपको, उसके साथ में कुछ केस लॉज दिए होते हैं। अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि आप रिसर्च एक किसी एक तरफ झुक के कर सकते हैं, मतलब आप ये मान सकते हैं कि हमारा रिसर्च, मतलब हमारा जो ओपिनियन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेमो में ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो आपका ओपिनियन आपका है, तो आप किसी भी ओर झुक सकते हैं कि आप ठीक है, आप उसको बता देंगे कि ये चीजें हमारे फेवर में हैं, ये चीजें हमारे फेवर में नहीं है। फेवर वाली चीजें आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब मैं पेपर दे रहा था उस टाइम पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी रिलेटेड टू जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब क्या था, हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम आई थी कि एक कपल था, उनका एक बच्चा था, फादर की डेथ हो गई, अब मदर ही थी केवल एक सोल गार्जियन। दूसरी तरफ जो इसके पेरेंट्स, और उसने दूसरी शादी कर ली, वो अलग उनकी सीन हो गए। अब ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग इनका इसका ध्यान, लड़के का ध्यान रखना चाहते थे। और जो ऑब्वियसली मदर तो नेचुरल गार्जियन होती है, बट क्योंकि मदर ने शादी कर ली थी, उसकी दूसरी फैमिली थी, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, यहाँ पे केवल एक स्कूल था, क्योंकि वो लड़का ऑटिस्टिक था तो उसको उसकी स्पेशल नीड्स थी, तो वो अपने स्कूल, उसके लिए जो स्पेसिफिक स्कूल था, वो केवल यहाँ पे ये फादर था, वहीं पे था इसका, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। तो अब हमें लीगल वेज में क्या हमारे उनके लीगल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम की, क्योंकि मदर तो यूजुअली आपके नेचुरल गार्जियन है, मदर नेचुरल गार्जियन है, तो अब क्या किया जा सकता है इस केस में। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉपर जो भी लीगल नॉलेज होनी चाहिए वो यहाँ पे आपके पास ना हो इन हैंड, बेसिक लेवल पे। बट आपको जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी आपको स्टैट्यूट्स दिए हुए हैं, जो वहाँ रेलेवेंट है, आपको उन चीजों में से उठाना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट चीजें कौन सी हैं। उन रेलेवेंट चीजों को प्रॉपरली ड्राफ्ट करना विद इन जो आपका 500 to 750 वर्ड्स का वो ड्राफ्ट है, वो एक अलग चीज हो जाती है। उसके लिए भी आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो भी पॉइंटर्स आपको आपने नोट डाउन किए हैं उनको ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज क्वेश्चन आता है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देगा और उसमें आपको एनालाइज करके अपने जो भी ओपिनियन है, जो भी पॉइंटर्स हैं, वो बना के लिखने होते हैं। नाउ, अब अगर हम पेपर वन और पेपर टू के बारे में जब ध्यान देंगे, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि पेपर वन इज जस्ट लाइक 100 नंबर की बात है। 100 में अगर आप 60 65 65 70 तक स्कोर कर रहे हैं, विल बी सेफ। असली स्कोर्स और असली जो रैंकिंग वाली चीज आती है वो पेपर टू में आती है, क्योंकि इसके लगभग 300 नंबर हो जाते हैं। 300 नंबर आपको स्कोर करना ड्राफ्टिंग करके, तो वो कहीं ना कहीं एक आर्ट हो जाता है कि आपको आ, कहीं वो होता है ना कि एक साइंस वाला जो फॉर्मूला पूरा बना हुआ है, और उसमें अपने आर्ट से आप चीजों को ढूंढ के उसमें भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो। एक और इशू आता है, क्योंकि आपके पास यूं तो 3.5 घंटे होते हैं, बट आपको 40 50 पन्ने पढ़ने हैं, उसके बाद ड्राफ्टिंग करनी है, आपको उसी बीच में सारे पॉइंटर्स ढूंढ के निकालने हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप प्रॉपरली सब कुछ हाईलाइट करते जाओ, कि पहले आप रीडिंग कर लो, टाइम दो, क्योंकि मुझे भी जब पढ़ना पड़ा था उस पर्टिकुलर केस को, तो मुझे लगा था समय। हालांकि जब मैं बाद में अब ब्रीफ बनाने अगर बैठूं, वही ब्रीफ बनाने बैठूं, तो मुझे मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट लगेंगे। लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत ह्यूमंगस टास्क था, क्योंकि मैं वो चीज रेगुलरली नहीं कर रहा था। ये ब्रीफ मेकिंग वाली जो चीज होती है, ये आप जब तक रेगुलरली ना करो तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने 1 घंटा लिया उसको पढ़ने के लिए, 1 घंटा लग गया मेरा, लगभग 1 घंटा। उसके बाद आधे घंटे फिर मैंने थोड़ा सा और समझने की कोशिश की, 2 रीडिंग की। उसके बाद 2 3 रीडिंग के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब इस चीजों में जितने भी पॉइंटर्स हैं वो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, मैं सामने रख सकता हूँ सबके।
इन सब चीजों के बाद में वो मेरा लगभग 3.5 घंटे में पूरा हो गया। हाउएवर एक जो एक्सेप्शन हो गया था कि जो तीसरा क्वेश्चन अब उन्होंने नेक्स्ट ईयर ऐड कर दिया, वो मेरे टाइम नहीं था, बट देन अदरवाइज भी बहुत ही अच्छा चीज, मतलब बहुत अच्छे से वो सारी चीजें हो गई थी, टाइमली हो गई थी। बेस्ट पार्ट वाज आई गॉट थर्ड रैंक इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देन। तो पहली बार करने में भी वो जो भी हमको अचीव करना है वो अचीव हो सकता था, दैट वाज वेरी पॉसिबल। बट सबसे बेस्ट चीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉर्मेट है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आप इस पूरे पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपा। जी, हो गया, बता दिया सब। ठीक, अब आप लोग, हाँ आप लोग सवाल करिए, क्योंकि बाकी चीजें सवाल के साथ में क्लियर बता पाऊंगा। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो, शर्माओ मत। ओके। सर जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लॉ इसलिए एग्जाम्स है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, तो इसके अतिरिक्त क्या ओके डायरेक्ट नॉमिनेशन बाय जज के थ्रू भी इसकी रिक्रूटमेंट होती है? ओके, देखिए, यहाँ प्रीलिम्स मेंस वाली चीज नहीं है। जो पेपर दोनों होते हैं ना, पहला और दूसरा पेपर, वो सेम डे होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर डे में आपका 1 घंटे का बीच में गैप होता है। हालांकि आप उसको कंसीडर कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस, बट वो ऐसा ही होता है। इंटरव्यू की बात अगर आप करेंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है ना, इंटरव्यू 2 स्टेप्स पे होता है। आपको एक लिस्ट जब बन जाती है, एक लिस्ट जारी कर देती है रजिस्ट्री की, इतने लोगों को, लोग जो है एग्जामिनेशन ने क्लियर किया है। उसके बाद जो जजेस हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, ऋतिक, एक मिनट, दूसरा एक इसे, मिनट, एक मिनट। जिन किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो अपना हैंड रेज कर ले। ओके, मैं लाइन से सबका नाम बोलूंगा और सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, बीच में ऐसे मत बोलने लगना, नहीं तो भगा दूंगा क्लास से। ठीक है। हाँ, अब चलो ऋतिक बताओ। ठीक है, तो जो इंटरव्यू वाला स्टेप होता है, दूसरा हो गया कि अब रजिस्ट्री अपनी तरफ से इंटरव्यू ली। रजिस्ट्री का एक अलग इंटरव्यू होता है। रजिस्ट्री इज द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रजिस्ट्री जब अपना इंटरव्यू लेती है तो उसमें वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है और बाकी लोगों को कह देती है कि अब आपका तो काम हो गया, अब आप जा सकते हो, आप लिस्ट में नहीं होगे। अब उसके बाद रजिस्ट्री क्या करती है कि कुछ कुछ लोगों को अपनी तरफ से भेजती रहती है। ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस मतलब कुछ इस तरह से कंडक्ट किया जाता है। जो तुमने पूछा कि मतलब क्या वो डायरेक्ट ले सकते हैं, तो क्या सीन है कि दो वैकेंसीज ऐसी होती हैं, उनके पास उनका डिस्क्रिशन होता है, जिनको हम लोग डिस्क्रिशन वाली वैकेंसी क्या देते हैं। दो जो जजेस हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिशन पे ले सकते हैं। अदर देन दैट जो 3 पोजीशंस हैं, ये 3 पोजीशंस इनको, तीन नहीं है, दो ही हैं। तीसरी पोजीशन विथ वो आप परमिशन ले सकते हैं, बट यूजुअली जजेस 3 ले लेते हैं। तो ये 3 आपको, ये जो रजिस्ट्री वाला प्रोसेस है या फिर जो ये पूरा प्रोसेस होगा, इसके थ्रू ही लेनी है। ये कंपल्सन है जजेस के ऊपर। ठीक है, हेमाद्री पूछो अगला क्वेश्चन। हेमाद्री। सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए तैयार करना ज़रूरी है? वैसे तो बहुत सारे हैं, कॉपीराइट एक्ट और सारे, उतना तो पढ़ना नहीं, पॉसिबल नहीं एक्चुअली है इनके पर सब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड से ही हैं। सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, सीपीसी है, बीएनएसएस है, बीएनएस है, बीएसए है, और जो करंट लीगल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो है। बस, करंट में आपके हो सकता है कुछ एक जजमेंट्स ऐसी हो जो आपके आईपीआर वगैरह से रिलेट करती हो, बट अदर देन दैट इतने ही सब्जेक्ट्स वो पूछते ही हैं। एक बार फिर से तो सर रिपीट बस कर दो सब्जेक्ट्स। क्रिमिनल यस सब सर। सब्जेक्ट एक बार फिर से रिपीट करो, थोड़ा आराम आराम से लिख ले जो लोग लिखना चाहते हो। ओके वेट। एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, बीएनएस हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक सर है, सीपीसी उतना ज़रूरी नहीं है इसके लिए? सीपीसी भी जरूर। देखिए, बात यह है कि वहां पे 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जी। उन 100 क्वेश्चंस में से अराउंड 10 to 15 आप इंग्लिश के मान लीजिए, 10-12 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन रफली इंग्लिश के चले गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी वैसे ही 15 लगभग 15-20 क्वेश्चन की तरफ चाल चले ही जाते हैं। सीपीसी वगैरह का कोई रेशियो फिक्स नहीं रहता है।
तो थोड़ा सा आप 5-10 क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, वेरी करता है वो, वैसा कोई लिमिटेड नहीं है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट इतने ही आते हैं, उनके आगे वो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है, स्तुति प्रिया तुम अपना क्वेश्चन पूछो। स्तुति प्रिया। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला पेपर 2 में वो थॉरो रीडिंग करना, तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट होता है जो हम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान दें, और जैसा कि ये पेपर 2 जो होगा तो वो स्क्रीन पे होगा, मतलब क्वेश्चन जो होंगे वो स्क्रीन पे होंगे, तो फिर हम लोग उसको हाईलाइट कैसे करेंगे क्योंकि जो लिखना होगा ये। और फिर देखिए, जैसे अब 150 पे, सॉरी एक बार और, ये जो 40 नंबर का, सॉरी 40 पेज का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम लोग मतलब कितने उसमें कौन कौन सी चीजें छोड़नी होगी और कौन कौन सी चीजें देखनी होगी। ओके, देखिए, जब भी आप एक जजमेंट पढ़ रहे होते हो, तो जजमेंट में सबसे पहले आपको मिलता है जो भी फैक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर केस के, ठीक है। ओके, आई विल गेट टू दैट लेटर ऑन। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भी फैक्ट्स हैं वो आपके पहले वाले हिस्से में आ जाते हैं। जो भी कुछ फैक्ट्स दोनों पार्टीज के जो जज होता है वो लिख देता है कि हाँ ये पार्टी ने ये पता, ये चीजें, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि जो ग्राउंड्स होते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे वो जो पर्टिकुलर जज है वो डिस्कस करने वाला है उस पर्टिकुलर केस को, ठीक है। वो ग्राउंड्स आते हैं। उसके बाद वो जो अगले स्टेप्स होते हैं वो डिफाइन करता है कि क्या क्या चीजें उसने कंसीडर की और अल्टीमेटली उसने क्या डिसाइड किया। अब जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, स्पेशली आखिरी वाला हिस्सा जो होता है, रेशियो जहां पे लिखा होता है कि उसने क्या डिसाइड किया और क्या क्या बातें लिखी उसने, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्ट्स फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्स आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि आप किसी तरफ टिल्ट ना हो, क्योंकि फैक्ट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो इधर उधर टिल्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके लिए आप जो भी तुम्हारा आपका वो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है या हाई कोर्ट का जजमेंट है, आप उसमें फैक्ट्स देखिए। आप शॉर्टकट मेथड जो लोग यूज करते हैं कि आप डेट सिनॉप्सिस लिखा हुआ उसमें से फैक्ट्स उठा लिए, वो मत करिए। आप उसमें देखिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा फैक्ट्स को समझने में। आप एक बार फैक्ट समझ गए, उसके बाद अगले स्टेप पे आइए। आप देखिए कि क्या क्या ग्राउंड्स ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ने उठाए हुए थे। एक बार आपने जब वो ग्राउंड्स समझ लिए, ग्राउंड्स के बाद अगला स्टेप ये होगा कि अब जो पर्टिकुलर पिटिशनर आया है हमारे पास, वो क्या पॉइंटर्स उठाया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट, ये आपके पिटीशन में मिलेगा। स्टार्टिंग वाला हिस्सा जो पिटीशन का होता है वहां पे लिखा होता है ये सब कुछ। जब वो वहां पे प्रेयर वगैरह करता रहता है, वहां पे ग्राउंड्स लिखे होते हैं उसके, आप फिर उसको देखेंगे। अब जब आपने ये देख लिया कि उसने क्या ग्राउंड्स उठाए हुए हैं, तो अगला स्टेप आपका होगा कि अब अल्टीमेटली क्या क्या पॉइंटर्स आप ले सकते हैं इसमें। ओके, तो 3 पार्ट्स हैं। पहला कि फैक्ट्स उठाने हैं, फैक्ट्स आपको ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट किसी एक की जजमेंट उठाइए, आपको उसमें मिल जाएंगे। दूसरा कि ये जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स हैं उन्होंने किस बेसिस पे इन चीजों को डिसाइड किया है, वो भी आपको वहीं पे एंड वाला जो हिस्सा होगा उनकी जजमेंट्स का, वहां मिल जाएगा। फिर आप वापस आएंगे पीछे, पीछे आएंगे, जो भी पिटीशन लिखी होगी, पिटीशन में आपका लिखा हुआ होगा कि क्या ग्राउंड्स ये लोग उठा रहे हैं जिसपे इन्होंने इस पे जो इम्प्यून जजमेंट है उसको चैलेंज किया है, वो आपको तब मिलेगा। अल्टीमेटली जो भी आप अब जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आपको लग रहा है कि यहाँ पे जरूरी है, जो यहाँ पे सच में उठाया जाने वाला है, वो देखना होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी जो पिटीशन होती है उसमें काफी रिपीटेटिव चीजें लिखी होती है। कई बार आपको 5-6 ग्राउंड लिखे होंगे, बट वो 5-6 ग्राउंड्स में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक ही होगा। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको सच में सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना है। आपको वो चीज, आप जब 4-5 ग्राउंड देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ ये चीज ऐसी है जिसपे सच में जो है जरूरत है कि आप सब्सटेंशियल मतलब कुछ आंसर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिलेंगी। आप जब अलग अलग पॉइंटर्स को देखोगे तो आपको खुद समझ में आएंगी वो चीजें। ओके, और कुछ आपको पूछना है इस पे? ठीक है। ये पूर, सर, थैंक यू। ओके, हाँ तो एक पूर्णिमा मिनट, तुम पूछो। पूर्णिमा। तो एक मिनट और। एक मिनट, वो तो कुछ बोल रही है। हाँ, ये जो आप बोले तो ये ऑनलाइन होगा, तो ये हम लोग फिर कैसे ये डिसाइड करेंगे और हाईलाइट करेंगे।
अगर आप हाईलाइट नहीं भी कर रहे हैं तो आप मार्क मतलब आप अपने पास तो मार्क करके रख सकते हैं, पेज नंबर तो कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाईलाइट करने का मतलब यही थोड़ी ना होता है कि उसको कलर लेके रंग दिया जाए। हाईलाइट करने का मतलब होता है कि चीजों को याद रखने के लिए मतलब मार्क डाउन किया जाए, राइट? आप कहीं ना कहीं मार्क कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये संजना चौबे क्योंकि पूछ, एक सेकंड एक सेकंड, संजना चौबे डिफरेंट पूछ रही है, उसका आंसर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बता दीजिए कि सर कि पेपर की राइटिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है या हिंदी में भी होती है? इंग्लिश ही होती है। संजना चौबे, क्लियर होगा ये बात कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होती है? ठीक ठीक है सर, हो गया। हम हाँ, पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम कोर्ट में है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे भी आप पे पूछने के लिए। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। चलो मैं पूर्णिमा पूछो एक तुम। चीज ये कह रहा था कि एक मिनट, बस एक मिनट। हम्म। क्या सीन होता है कि जब भी आप की जो पिटीशन होती है ना, उसमें जो आपका पिटीशन वाला हिस्सा होता है वो एक होता है। उसके बाद इम्प्यून जजमेंट्स होती हैं जो भी आपको चैलेंज की गई हुई होती है। उसके बाद जो हिस्सा होता है, तमाम केसेस में विटनेसेस के स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं जिनको एनेक्शर में ऐड किया गया होता है। तो वो हमेशा रेलेवेंट नहीं होता है, बहुत कम ही केसेस होते हैं जहां वो रेलेवेंट हिस्सा होता है। तो आपको 40 जो आपका 1000 पेज भी है ना, वो घट के कहीं ना कहीं वो 10-20 पन्ने जो होते हैं ना इम्प्यून्ड ऑर्डर वाले, वहीं पे आके सिमट जाता है। आपको अधिकतर चीजें उतने में मिल जाती हैं। कुछ एक चीजों के लिए आपको ट्रायल कोर्ट की तरफ भी जाना पड़ता है, अदरवाइज आपका काम इतने में हो जाएगा। ओके, नाउ पूर्णिमा यू मे आस्क। पूर्णिमा पूछो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ एकदम। यस, यू आर ऑडिबल। सर मैं सीयूटी पीजी एलएलएम एंड सुप्रीम कोर्ट प्लस दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो पीजी का जो एग्जाम है उसमें हम इतना डीप में नहीं जाते, बट क्लर्क के एग्जाम में थोड़ा डीप में जाना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सी पूर्णिमा, मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें। मैं जब पेपर दे रहा था, ठीक है, उससे शायद लगभग 3 या 4 महीने पहले मैंने सीयूटी पीजी दे रखा था। मेरा सीयूटी पीजी भी उस समय हो गया था। तो मुझे कुछ बहुत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये पेपर ये नहीं कहता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम डीप होनी चाहिए। ये पेपर ये कहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर मतलब होता है ना कि आप लॉ को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको वो आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर आपका जो बेसिक्स है ना, वो कहते हैं वो बेसिक्स अगर क्लियर है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट बेसिक लर्निंग। आपको बेसिक चीजें सब मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बस उसको पढ़ के दिमाग में रखे हुए हैं। रोट लर्निंग वाली चीज है, आपको वो चीज समझनी है। आपको वो चीज समझ में आ जाएगी तो आप बहुत इजीली कर पाओगे इसे। ओके, एंड सर वन मोर क्वेश्चन। सर जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की एक लिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, तो जो उन्होंने हम्म। अभी प्रोवाइड नहीं की, तो कौन से ऐसे जजमेंट्स रहेंगे जिन पर फोकस करना चाहिए? हाँ, पिछले साल उन्होंने प्रोवाइड की थी ऐसी एक लिस्ट। इस साल उन्होंने कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है। तो मतलब उन्होंने जो उनका रिसेंटली जो स्कीम निकाली हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 1 साल पुरानी तक जजमेंट्स जो हैं, जो भी ऐसी जजमेंट्स हैं, आप लाइव लॉ अगर आप देखोगे तो उस भी आपको ऐसी जजमेंट्स मिल जाएंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हो उसके लिए। बट सर ऐसी मतलब मैं तो बहुत सारी। कहूंगा कि एक, हाँ मतलब रिलेट जो आपकी बहुत लैंडमार्क टाइप जजमेंट्स हैं, क्योंकि आप सबको कवर नहीं कर सकते, दैट्स वेरी ट्रू। मैं ये बात मानता हूँ। बट देन वो जो पार्ट है जितना आप कवर कर सकते हो उतनी आप कोशिश कर सकते हो। ऑब्वियसली आप 15 क्वेश्चन अगर उससे आ रहे हैं तो आप 15 के 15 नहीं निकाल सकते, बट यू कैन गेट अराउंड 5 to 7 और 8 10 तक तो जा सकते हैं आप। ओके, और अगर तो कठिन होगा तो सर सबके लिए कठिन होगा, इसलिए परेशान मत रहना इस चीज के लिए। हाँ, उसके लिए कभी नहीं, मैं मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी कुछ नहीं होगी उसमें। इजिली हो सकता है, पॉसिबल है। हम्म। सर केली। लैंडमार्क जजमेंट पर भी फोकस हाँ पूछो क्या। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। वेट, वो पूर्णिमा कुछ लैंडमार्क कह रही थी। पूर्णिमा तुम बेटा हेलो। फिर से बोलो अपनी बात। जो लैंडमार्क जजमेंट्स जो अब तक आ चुके हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। हाँ, लाइव लॉ पे जो लैंडमार्क जजमेंट्स पड़ी हुई हैं उन पे ऐसे नहीं कि सारी पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आ रही हैं वो लैंडमार्क हर मंथ का वो निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उससे आप देख सकते हो। ठीक है, अब केली का नंबर, केली KELLY।
हाँ पूछो, क्या पूछना है? Good afternoon, sir. Sir, please tell me what exactly we should study and from where we should study, and does we have to knowledge of required for drafting, and does PYQ repeats? Okay. See, about PYQ, I would say कि PYQ ऐसी चीज नहीं है कि मतलब they don't often repeat the PYQs. They frame new questions each year. It's like you will get like there is a very rare chance that they are going to repeat that PYQ part. Uh, about drafting, you need to just understand the whatever the format is there. If you know the format which is being provided by them, it will be easier for you to draft whatever document they are going to ask. Apart from that, from where you need to study, see, it's all about the basic understanding of the subject. So for the basic understanding, you can go for either book, but then you will have to understand the format, which is more important than reading out these books. So I'll suggest you to go through the previous year question papers once, so you'll understand what kind of questions they are asking. And once you understand that part, you'll be able to understand what part, how you should read whatever things are there. Okay, is there any more? Is there any other question, Kelly? Sir, from where you have studied in your time? See, at my time, I was preparing for that single book because after all, it was all about the subjects which I already knew largely. I just had to practice the questions. They also provided a sample question paper and a draft, something like that, what kind of question they are going to ask in the examination. So once I knew about it, it was not that difficult. Okay, There's thank a you, sir. single book for that LLM preparation. I was preparing for that only. However, later on, when I decided to give this examination, I just followed that only with whatever sample questions were there. So ओके, I won't suggest you to buy anything other than that. समृद्धि मिश्रा पूछ रही है, मैं इनका क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले. Sir, considering the examination is primarily paragraph based from Supreme Court judgments, does practicing PYQ significantly improve preparation, or should the focus be more on reading and analyzing fresh judgments? एक लाइन में इसका Okay, आंसर let करो. me see the question. Okay, there are multiple questions over here. हाँ हाँ, सबका आंसर कर दो पहले. Okay, sir. See, it all depends it all depends upon your बच्चे का नाम understanding of लेके, the बच्चे का subject, नाम right? लेकर के फिर उसको वो करो, मतलब. समृद्धि बस वही सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. See, once you understand how they are asking the questions, it doesn't matter कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या था. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है तो उसमें क्या होना चाहिए. आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, यू अंडरस्टैंड हाउ दीज जजमेंट्स आर मेड, देन यू आर गुड. बिकॉज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हो, वहां पे आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स पूछ रहा हूँ. दे आर आस्किंग यू कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसमें ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है. दे वांट टू जज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. तो अगर आप पुरानी पढ़िए तो भी ठीक है, आप अगर फ्रेश जजमेंट्स पढ़े तो और बेहतर है. आपको और ज्यादा बेहतर वो जो होता है ना, समझने वाली जो चीज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आएगी. दैट विल डू. तो दोनों ही चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है. पीवाईक्यू समझने के लिए इसी अच्छा रहता है क्योंकि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि ये चीजें ऐसे ऐसे पूछी जा रही. देन आफ्टर जब आप जो है ये फ्रेश जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको और चीजें एक्सप्लेन होती जाएंगी. ओके, अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ब्रीफ मेकिंग. सी, आपको जो ये फॉर्मेट है ना, ये जो इनका पोर्टल है इस पे मिल जाएगा. हमने मैं डाउनलोड करके भेज डाउन दिया है, ये लोग ध्यान ही नहीं दिए होंगे. हाँ वो हाँ, है उस पे 70-80-90 आपको पेज का फॉर्मेट, है. हाँ वो 70-80-90 पेज का उन्होंने फॉर्मेट दे के रखा हुआ है. आपको उस फॉर्मेट को एकदम बाय हार्ट फॉलो करना है. कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का मतलब आप फॉर्मेट से छेड़छाड़ करेंगे और दैट विल बी नॉट मच गुड फॉर यू.
क्योंकि मैंने देखा है लोगों के बहुत खराब नंबर आ जाते हैं केवल और केवल फॉर्मेट इधर उधर करने के कारण। ओके, सी क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यस, इन्होंने जो फॉर्मेट मतलब इन्होंने जो नया वाला स्कीम निकाला हुआ है उसमें दोनों ही लिखा हुआ है, न्यू भी और ओल्ड भी। तो आई प्रिज्यूम कि दोनों ही पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, रुद्र प्रताप सिंह, व्हाट इज द रोल ऑफ list of judgment provided by the Supreme Court just before the examination? See, Rudra, last year they provided a particular list of judgments. This year they haven't provided such a list. So that is important. That was important last year, but इस साल तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है उसके बारे में। सही बात। वो अलग का वो एक अलग ही कहानी है, उसको कहानी को मैं शायद कभी और सुनाऊंगा। Okay, sir, what's about the work pressure? It's moderate or high in a week? How many file can we get for case brief or synopsis? See, बात ये होती है कि जो केस ब्रीफ वाली चीज होती है, एक दिन में एक पर्टिकुलर जज के सामने लगभग 60, 65, 70 फाइल्स लगती है। आप इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक जो होती है कि टोटली फ्रेश फाइल्स होती हैं, ठीक है। फ्रेश फाइल्स मतलब अब जस्ट आई ही हैं, अभी केस में पहली बार लगी हुई हैं। दूसरी वो जो पहले लग चुकी हैं और उन पे सुनवाई चल रही है, प्रोसेस में है, ठीक है। तो मंडे और फ्राइडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे आप मान के चलिए कि ये मिसलेनियस डेज होते हैं, तो इसमें नई फाइल्स ज्यादा लगती हैं। इन दिनों में आपके पास लगभग 10 फाइल भी आ सकती है, 10-12 फाइल्स चली जाती हैं, ठीक। और जो बाकी फाइल्स मतलब बाकी दिन है जब आपके रेगुलर मैटर्स चल रहे होते हैं, तो उस दिन आपके फाइल्स थोड़ी कम रहती हैं। अदर देन दैट बेल वाले मैटर्स हैं वो लगे होते हैं रेगुलर मैटर्स के अलावा, तो उस दिन थोड़ा प्रेशर कम होता है, अदरवाइज प्रेशर काफी हो जाता है। प्लस एक और चीज आती है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस जज के चैम्बर में हैं। कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके चैम्बर में आपको 1 बजे रात में 2 बजे तक काम करना पड़ सकता है, और कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके यहाँ 5-6 बजे भी छूट जाएंगे। डिपेंड्स, इट्स नॉट समथिंग कि आप एक पक्का बना के ही रखे हुए हो। ओके, वर्क प्रेशर वाली बात हो गई। और एक और चीज है, कुछ लोगों को रजिस्ट्री में भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ वर्क प्रेशर काफी कम होता है, मतलब आप वही 10 to 5, लगभग 10 to 6 समथिंग लाइक दैट, वैसे ही जॉब होती है। ओके, ये पूछ सर्विसिंग, रहा है कि एक सेकंड, देखिए वो जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल या फॉरएवर पूछ रहा है, इसका आंसर कर दो कि एपीओ इज बेटर देन दिस, ये बता दो इनको। देखिए, जॉब ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही होता है, उसके बाद रिन्यू हो सकता है 1-2 साल तक, बट इट्स नॉट समथिंग जो फॉर एवर चलेगी। इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ओनली। आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, आप उनके लिए प्रिपेयर करते रहिए तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है। यू और कैन गेन अभी एक्सपीरियंस हियर, बट अल्टीमेटली वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट जॉब्स जो भी आपके आ रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती समझ लो, परमानेंट जॉब नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, इसलिए एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी में भी और बिहार में भी, दोनों की खूब अच्छे से मेहनत करके उसको पढ़ लो सब लोग, ठीक है। और मतलब दो, इसको भी दो, ऑब्वियस बात है। बाकी तो ऋतिक शुक्ला समझाएंगे कि क्या मतलब हमको करना चाहिए। बताओ ऋतिक। है। ओके, एक और क्वेश्चन है, अनुष्का, गुड आफ्टरनून सर, विच सिंगल बुक? सिंगल की एक एलएलएम की बुक आती है, बहुत, 4 नहीं आती, एक ही आती है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, मतलब मोटी सी, बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं, बहुत ज्यादा उस पर पढ़ना भी नहीं था, वो एक ही बुक मैंने ली थी। हाउएवर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मेट। आपको, अगर आपने थ्रू आउट द टाइम पढ़ाई की हुई है सब्जेक्ट्स की, आप सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम में पूछे हुए, उनको आप अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छे से किए हुए हो, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा इन चीजों में। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आप कितना सब्जेक्ट समझे हो वो ज्यादा जरूरी होता है। बाकी वो तो आप एडिशन कर सकते हो। सिंगल वाली वो बुक काफी अच्छी थी, क्योंकि उसमें जो थोड़े थोड़ी चीजें लिखी होती है ना, कि आप लॉ वाले पॉइंटर्स को समराइज करके कहीं पे पढ़े हुए हैं, आप उनको पढ़ लो तो दैट विल डू। आप अपने लिए और भी, शायद इसकी यूनिवर्सल की भी आती है, उसकी भी आप उठा सकते हो, उसमें भी वो समराइज पॉइंटर्स मिल जाए तो आप उसको देख। बट अल्टीमेटली हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज अगर आपको है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल वाली हो गई। सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें बीच में तब उसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं भाई।
1 महीने पहले आप एटलीस्ट देखिए फॉर्म जो पूरा सिस्टम यही है कि आप 1 महीने की नोटिस दीजिए। उस 1 महीने के नोटिस के बाद आप जा सकते हो। कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस अलग से नहीं होगा आपके ऊपर, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप काम कर रहे हो, जब तक आप काम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, सही है, नहीं करना है आपको छोड़ दो। हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा लेफ्ट राइट करोगे तो 1-2 महीने की वो लटक जाएगी सैलरी, दैट्स इट। हाउ टू अप्रोच द पैसेज सीक्यू पेपर 1 मैं फिर वही कहूंगा कि आपको एक बार जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको देखिए, समझिए। आप उनको समझेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो क्वेश्चंस कुछ बहुत अलग से नहीं पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है उसके ही बेसिस पे पूछे गए हैं। तो आपको उसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आप समझ रहे हो उस चीजों को। आपको अगर अपने सब्जेक्ट के बारे में उतनी नॉलेज है तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, द ग्राउंड्स मस्ट जानवी केसरवानी, द ग्राउंड्स मस्ट बी कन्फाइंड स्ट्रिक्टली टू दोज रेज्ड इन द पिटीशन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग। हाँ, मतलब आप अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो बेहतर है। जो लिखा हुआ है उतना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो ग्राउंड्स वाली बात आ रही है ना, ये तब आती है जब पिटिशनर, आपने जो पिटीशन लिखी हुई है उसमें उसने कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ वो 2-3 इंपॉर्टेंट ढूंढने पड़ेंगे जो सच में कि ऐसा लग रहा है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है। बाकी ग्राउंड्स आपको लिखेगा कि बहुत वैलिड नहीं हो सकते। आप ग्राउंड्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन जो स्पेशली जो रिसर्च मेमो वाला पार्ट आता है ना, तो उसमें आपको बोलेगा कि आपको 2 या 3 पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा पॉइंटर्स ना निकाल के लेके आए कि आप 4-5 ग्राउंड्स निकाल के लेके आ गए। 4-5 रिसर्च मेमो में रिसर्च पॉइंटर्स आपने अपने जो भी आपको स्टेटमेंट दिया उससे निकाल लिए। कोशिश करिए कम करिए, बट जो आपने कंटेंट दिया वो सॉलिड रहे। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रिसर्च मेमो वाला पार्ट जो है वहां पे। ओके सर, वेयर टू अनुष्का ने पूछा है सर फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए क्वेश्चंस देखिए, पिटीशंस जो आप भी आपको मिल सके आप उनको लीजिए, उठाइए। आपको लाइव लॉ पे मिल सकती है, आपको वो पिटीशंस कहीं पे भी मिल सकती हैं। आप क्या कहते हैं इसके पेपर में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये पोर्टल है उस पे भी पेपर्स पड़े हुए हैं पास्ट ईयर के, आप उनको देखिए। आपको वहां पे फॉर्मेट्स मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनको देख के प्रैक्टिस करिए और फिर उनको आपको एक बार फॉर्मेट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो फिर कृपा है वो देख लेगा। सर Richa Singh, are there any specific legal topics or areas of law that we should focus on for the written test? देखिए, स्पेसिफिक लीगल टॉपिक्स और एरियाज ऑफ लॉ तो ऐसे नहीं होते, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट आपको सब्जेक्ट वैसे भी वो काफी लिमिटेड दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है वो उनके ऊपर है। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ से चीजें मिलेंगी, वो बहुत वेरी कर सकती है। ओके सर, पीवाईक्यूज की आंसर की कहाँ मिल सकती है? एक्चुअली पीवाईक्यूज की आंसर की वो लोग पोर्टल पे डालते हैं कि एक बार वो शायद वेरीफाई करने के लिए पूछते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएंगी आंसर कीज। पेपर 1 की स्पेशली चैलेंज करने के लिए शायद एक बार डालते हैं, तो उसमें आपको देखेंगे तो आपको पोर्टल पे ही मिल जाएगी। जनरल पेपर 1 द पैसेज लुक्स कंफ्यूजिंग एंड एमसीक्यू लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट। सी पैसेजेस आर जस्ट फॉर यू कैन से फॉर रेफरेंस। ठीक है, वो रेफरेंस के लिए है। आप जब उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ये चीजें मतलब इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। एग्जैक्टली उससे आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू मतलब होता है ना कि एक थीम होती है, एक थीम वो उस पैसेज से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब उस थीम के बाद जितने भी आप क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड तो होते हैं, बट वो एग्जैक्टली उस पैसेज से रिलेट करेंगे ये जरूरी नहीं। वो पैसेज के अलावा भी जो हो सकता है कि इधर उधर भटकी हुई चीजें हैं वो भी उठा के वहां पूछ लें, बट थीम वाइज सेम रहेंगे। वो थीम सेम रहेगी। अगर वो वीवीपैट की बात कर रहे हैं तो वो उसी पे बात करेंगे। इलेक्शन लॉस पे हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्कशन लेके जाए, बट वो रहेगी उसी थीम के हिसाब से ही। तो आपको जब तक आप उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे उस सब्जेक्ट की तो आपके लिए वो मुश्किल होगा।
आपको केवल आर्टिकल 14 में क्या लिखा है वो नहीं समझना है, बट आर्टिकल 14 की जो थियरी है वो क्या कह रही है, वो क्या समझा रही है आपको, वो आपको समझनी पड़ेगी। वो जरूरी चीज हो जाती है वहां के। देर आर नो मोर क्वेश्चंस। किसी को और पूछना है कुछ? पूछना पूछ लीजिए, एकदम से शर्माने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर, मुझे पूछना था। मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड था। सर, जो सुप्रीम ओके। कोर्ट का नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि आपको एससीसी, मनुपात्रा ये सब एक्सेस करना अच्छे से आता हो। तो सर, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे मतलब वो एक्सेस करके दिखवाते हैं या फिर कैसा इंटरव्यू फेज होता कैसा है सर? ओके, अबाउट इंटरव्यू। सी, इंटरव्यू में क्या होता है ना कि देखिए बहुत तरीके से इंटरव्यू होते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके के इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। पहला ये हो गया कि जो रजिस्ट्री वाला इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन होता है यूजुअली, ठीक है। इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग ऑफलाइन करा भी नहीं सकते, तो दो यूजुअली ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। अब ऑनलाइन इंटरव्यू में तो आपसे नहीं बोल सकते कि आप इसका एक्सेस करके दिखाओ। दे प्रिज्यूम कि आपको आता है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आप उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े इधर उधर के बेसिक क्वेश्चन पूछ लें, बट दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। उसके बाद जजेस की बात करें तो जजेस के यहाँ भी जो लोग जा रहे हैं उनसे वो क्वेश्चंस लॉ बेसिस पूछ सकते हैं, हो सकता है वो पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ लें। फॉर इंस्टेंस मैं एक इंटरव्यू का एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी एक जज का इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं बनारस से हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बनारस में क्या क्या फेमस है। देयर वॉज अनदर गाय देयर वॉज अनदर गाय जिससे पूछा कि अच्छा आप कहाँ से हो। अच्छा, अच्छा वहाँ का आम बहुत फेमस है। ओके। सो जजेस क्या पूछेंगे आपको नहीं पता, आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे जजेस हैं जो प्रॉपर आपसे लॉ वाले क्वेश्चन पूछेंगे, बट कुछ ऐसे जजेस हैं जो आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे। आपके फैमिली में कितने लोग हैं, अच्छा ये कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है। वो आपको कैसे समझना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो आपको लेकिन ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ कि ये जो एससीसी ऑनलाइन वगैरह वाला टेस्ट है वो नहीं लेते वो कहीं पे भी। वो प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपको आता है, ये प्रिजम्पशन उनके साथ चलता है। ओके सर। और सर, वो जो आप बोल रहे हैं रजिस्ट्री वाले लोग जो पहले यूज करते हैं अपने लिए, तो उन लोग का क्या, हम्म। जो टॉप 10 लोग होते हैं या फिर उनका प्रोसेस क्या रहता है? वो कैसे ये करते कि इतने बच्चे हम ले रहे हैं, इतने बच्चे जजेस के अंदर जाएंगे? ओके, देखिए जब भी ये पूरा का पूरा नोटिस आता है ना उसके पहले एक रिक्विजिशन आती है, ठीक है। हर जजेस चैम्बर अपनी तरफ से रिक्विजिशन देता है कि इतनी वैकेंसी जो है हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, या इतने लोगों को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दूसरा, रजिस्ट्री भी इसी तरह से अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन मंगाती है, और उस रिक्विजिशन के हिसाब से वो तय करती है कि हाँ इतनी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। अब जब जब ये कैंडिडेट्स आते हैं उनके पास, उसके बाद हर जज की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चूज कर लेता है, अच्छा ठीक है इतने लोग, ये लोग मुझे चाहिए, इनमें से चाहिए, इनके मैं इंटरव्यू लूंगा, इनका असेसमेंट करूंगा। उससे पहले एक और चीज होती है कि आपसे प्रेफरेंस मांगे जाते हैं, बट प्रेफरेंस जान लीजिए, प्रेफरेंस केवल जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी हो सकती है, बट नीचे के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको प्रेफरेंस के हिसाब से जज मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत चांसेस है कि उनको फिर प्रेफरेंस के अलावा रजिस्ट्री जाके जाना पड़े, और रजिस्ट्री फिर अपने हिसाब से जहां जगह बनती है वहीं भेजते। तो वो बहुत वेरी करती हैं चीजें। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल इन चीजों का नहीं है, वो बहुत आपको जब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सब कुछ अलग ही दिखेगा। ऑन पेपर वाली चीज अलग है और ऑन ग्राउंड अलग चीजें चलती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? आई एम आल्सो फ्रॉम वाराणसी। हाउ टू अप्रोच यू सर? ओके। बता दो भाई, बता दो। ओके, मेरा इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बनारसी लीडर, बता दो अपना यूजर आईडी बनारसी बताओ। लीडर करके पड़ा हुआ है, मैं लिख दूं क्या इसी पे? लिख मत दो, फोन में अगर तुम लैपटॉप से ज्वाइन किए हो तो फोन में करके दिखा दो ना अपना, वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं लिख ही देता हूँ इस पे ना। बनारस वाले सब लोग ये लिख दिया है, ऋतिक ने लिख दिया है द बनारसी लीडर। ओके,
बाकी कट ऑफ देखो भाई वेरी करती है, 60% उन्होंने फिक्स करके रखी, इतनी तो चाहिए, बट उसके अलावा भी वो जा सकती है। लास्ट टाइम वो 65 67 समथिंग चली गई थी, तो ऐसा नहीं है कोई फिक्स रहता है वो। ओके, एनीथिंग एल्स? पूछ लो सब लोग, बाद में मतलब मत कहना कि लीगल नैरेटिव में किसी को बुलाया नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप के लिए। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लो, पूछ लो जो भी मन करे। लो हो गया खत्म, टाइट है फिर सबका। आउट ऑफ 400 कितने मार्क्स नीडेड है बता दे भाई। सी, पेपर 1 में आप करीब 100 मार्क्स का है, ठीक है, 65 70 तक जाइए। पेपर 2 में 50% कंपलसरी है, मतलब 150, पर 150 में कुछ नहीं होता। इंसान उन 300 में से लगभग 250 60, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो उतना जाना पड़ जाता है। सो आल से कि लगभग 330 340 320 के ऊपर ही जाइए, क्योंकि जितनी हाई रैंक रहेगी उतना अच्छा चांस। बिकॉज आई हैव सीन दैट most of the people who are in the waiting list, they don't get a chance, they are beyond 100 rank or something. So it's much better कि आप उससे अंडर में ही कहें कि अंडर 100 रैंक में, तो it will be better for you. एक Okay, और तनीषा सिंह का आंसर कर दो पहले। तनीषा सिंह बोलो क्या पूछना है। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, जैसे यूजीसी वाला आया, पीएमएलए आया, तो ये सब भी रिक्वायरमेंट रहता है क्या उसमें कि मतलब इंटरव्यू या फिर रिटन मरे मतलब एग्जाम में ये सब भी रिक्वायर्ड रहता है क्या? देखिए, जो भी आपकी रीसेंट जजमेंट्स हैं, रीसेंट क्या पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हुई हैं, हम्म। not those which are popular ones, but also those which are important for their legal aspect, they are important. ओके तो सर। आप ऐसा नहीं कि ये तो ऑब्वियसली यूजीसी वगैरह तो पॉपुलर जजमेंट्स में आ जाएंगी, बट अभी जजमेंट आई भी नहीं है यूजीसी के केस में। बट उसके अलावा भी जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट रखते हैं कहीं ना कहीं, कुछ लैंडमार्क कोई है ऐसा जो वहां पे डेवलप कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट ओके सर, थैंक यू। है। अब वो एक हाउ बच्चे टू का आंसर था, वो भी आंसर कर दो। स्टार्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? सी, वेरी बिगिनिंग वाली जब बात होती है तो आपको जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही शुरू करना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि आप अगले साल पेपर देंगे, तो आई गेस फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर समथिंग होंगे आप। उस प्रिजम्पशन से मैं अगर देखूं तो एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखनी पड़ेगी। एक बार आप बेसिक समझ गए तो आप उस बेसिक को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप बिगिनिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बेसिक से ही प्रिपेयर करोगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे वो सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक बन रहा है, या आप जब सीपीसी की बात करें, सीपीसी के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, उसको अप्लाई कैसे करना है, उनका ऑन ग्राउंड एप्लीकेशन क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। आप उनको समझेंगे तब जब आप उस चीज को समझ लेंगे, आप उस सेक्शन को समझ लेंगे। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करिए, उसको समझना स्टार्ट करिए, तब उसके आप आगे फिर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट बिना बनाते रहिए, कोई इशू नहीं है। अब बेसिक ना समझ पा रहे हो तो लीगल नैरेटिव का बैच ज्वाइन कर लो, सब समझा दिया जाएगा इधर। एक रियल लिटिगेशन ऑब्वियसली आप देखिए, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप जब आप एक जज के साथ काम कर चुके होते हो तो ऑब्वियसली वो आपको लिटिगेशन में फेवर करता ही है। आप जिस भी ऑफिस में जाओगे तो आपके लिए वो फेवरेबल हो जाता है। हाउएवर देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट, कि जब आप एज अ लॉ क्लर्क काम कर रहे होते हो, आप एक जज के साथ काम कर रहे होते हो, और आप हर चीज को बैलेंस तरीके से देखते रहते हो। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप का जो मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, आपके लिए दोनों बराबर है, वो आपको बराबर ही देखना है। ठीक है, जब आप एक लिटिगेशन में जाते हो, लिटिगेशन में आपको हमेशा एक पॉजिटिव लेके चलना पड़ता है। आपको कोई भी चीज एक अलग नजरिए से देखनी पड़ती है। वो चीज आप जब इधर काम कर रहे हो तो आपको वो नहीं मिलती, तो वो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी होती है जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हो। अदर देन दैट इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, बिकॉज यू आर seeing what the bench needs, what the bench is asking। समझे? तो वो एक अलग चीज हो जाती है।
It is helpful in that sense. और पूछ लीजिए, हाउ टू कर्व, क्या पूछ रहे हैं? I am unable to understand your question. रुक जाओ, हम पढ़ के समझा देते हैं क्वेश्चन। कहाँ, ये तो डिलीट कर लेते हैं, दिख ही नहीं रहा। हाउ टू कर्व पॉइंट आउट ऑफ सच फाइल्स। अच्छा, मतलब वो कैसे, मतलब वो कैसे पता करे कि कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे, मतलब इसको कह रहा है शायद। शायद कंफर्म कर दे वो तब बताता हूँ। हाँ भाई, माइक ऑन करके बोल दो, समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, क्रिप्टिक। सर एक क्वेश्चन हम ग्रुप में सर मैसेज किए, उसको देख के थोड़ा सर से पूछ लीजिए ना। ग्रुप में भी तुमने मैसेज किया है कुछ? भाई तुम हो कौन, संजना? हाँ हाँ सर समझा। सर ये गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं है? गर्ल्स के लिए सेफ का है? आज तो दुनिया में कोई भी चीज गर्ल्स के लिए सेफ है। अब ये इसका तो आंसर तो अरे क्वेश्चन मतलब पूछना नहीं चाहिए तुम्हें। यार यहाँ पे बहुत, मतलब हमारे साथ में बहुत सारी कोलीग्स हैं जो गर्ल्स हैं यार, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी गुड फॉर देम। मतलब वो आराम से काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता दिल्ली। मतलब आप अल्टीमेटली काम कर रहे होते किसी जुडिशियल चैम्बर के साथ में, अगर वो जो लेट वाला भी बात आ रहा है तो। एंड यूजुअली जब गर्ल्स की बात आती है तो जजेस इस चीज को ध्यान रखते हैं और 10-11 मैक्स जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। वो टाइम को जी, सुने तो सर मेरे को अजीब लगा। हाँ वो एक दो, मतलब ऑब्वियसली कुछ कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में जा सकता है, बट देन अदर देन दैट बहुत सेफ एरियाज हैं दिल्ली की, ये बहुत खराब एरियाज नहीं है। बहुत खराब नहीं है। मतलब खराब एरियाज थोड़े उधर पड़ जाती हैं, ये जो एरियाज है जहाँ जजेस चैम्बर्स है ना, ये मतलब बहुत सेफ मॉडरेट है, एरियाज है, खराब अगर खराब प्राइम भी कहे तो एरियाज। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट्स टू आर्ग्यू अपॉन फ्रॉम एनी फाइल। पॉइंट्स टू आर्ग्यू अपॉन फ्रॉम एनी फाइल। देखिए, जब फाइल की बात करते हैं और आप उनमें आर्ग्यूमेंट ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती हैं चीजें, क्योंकि किसी फाइल में, अब फाइल किस स्टेज वाली है पहले मैं ये समझना चाहूंगा। अगर आप फाइल की बात कर रहे हैं जब आपके पास आ रही है बिफोर यू आर गोइंग टू प्लीड बिफोर द कोर्ट, और दिस इज द फाइल जो आपके पास हाई कोर्ट से लड़ने के बाद पहुंची है, दोनों में अंतर आ जाता है। अब आई मान लीजिए, लेट्स प्रिज्यूम कि आपके पास इम्प्यून जजमेंट आई हुई है हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट से जब भी कोई चीज आती है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हो सकती है जिनके ग्राउंड बना के लोग यूजुअली चैलेंज करते हैं। एक तो लोग निकालते हैं कि ये जो चीज है इसमें पॉइंट ऑफ लॉ पे गलत है या फिर कुछ एरर आ जा रही है, वो पॉइंट वहां वो लिख देते हैं। या कभी कई बार होता है कि जो भी हाई कोर्ट है उसने जो स्पेसिफिक लॉ है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, ऐसा क्लेम करते हैं। बट देन देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी इतनी सारी पिटीशंस आती हैं, मैंने बोला ना 60, 65, 70 तक पिटीशन चली जाती हैं पर डे, इसमें से मुश्किल से 3 या 4 एक्सेप्ट होती हैं। बाकी सब पिटीशंस फाइल्स वो देखी जाती है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अराउंड 57 या लेट इट बी 70 में से 10 मान लीजिए हटा दीजिए रेगुलर चल रही है, बट अदर देन दैट बाकी सारी पिटीशंस जो है वो रिजेक्ट ही हो जाती हैं। तो आपके पास वो जो फाइटिंग चांस है ना वो बहुत कम रहता है। अब अगर सच में आपके पास पॉइंट है ऐसा जिसपे आर्ग्यू हो सकता है, तब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को कंसीडर करके उस पे आगे काम देखे। अदर देन दैट पिटीशन फाइल होने के बाद रिजेक्शन के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं कि पॉइंट्स टू आर्ग्यू अपॉन किसी तरह से वैलिड रह ही नहीं जाएंगे टाइम के बाद। ओके चलो, मुझे लगता है कि सबका क्वेश्चन हो गया है और 1 घंटे भी अपने हो गए हैं। तो अगर किसी को, अगर कोई क्वेश्चन अभी भी पूछना हो, डाउट बचा हुआ है तो पूछ सकते हो, नहीं तो सेशन को यहीं के यहीं खत्म किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, इसका थैंक यू मतलब सर। वेलकम। सब लोग बोल दो भाई, थैंक यू बोल दो यार, इतना तो दिखाओ ही। और थैंक अच्छे यू से सर, समझ आया। बहुत अच्छा रहा सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू बोल बोल करके फिर जाते जाओ सब लोग। अब हम लोगों को अपना मतलब वो बात करने दो अलग से।